बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने दबंग 2 छोड़ी क्यों थी। और जब दबंग 2 छोड़ी थी तब भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लोग कह रहे थे कि इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी कोई छोड़ कैसे सकता है, जरूर कुछ हुआ है। कुछ नहीं, ये लोग बदतमीज लोग हैं, गुंडे लोग हैं, ये काम नहीं करते, इनको फिल्म नहीं बनानी, इनको एहसान करना है। हाँ, इनको जिंदगी बनाने का शौक है। दबंग 3 का ट्रेलर ही शुरू होता है, एक होता है पुलिस, एक होता है गुंडा, और हम हैं पुलिस वाले गुंडे। भैया सलमान खान, दबंग का तुझे आज तक मतलब ही नहीं पता। दबंग गुंडा नहीं होता है, गुंडा तू है। दबंग का मतलब होता है जो किसी से दबे ना, अनपुटडाउनेबल। दबंग इज नॉट गुंडा। 2010 में आई सलमान खान की दबंग, जिसमें सलमान खान को एस चुलबुल पांडे बहुत पसंद किया गया था। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। और आज भी चुलबुल पांडे एक आइकॉनिक कैरेक्टर से कम नहीं है, जो थोड़ा जॉली टाइप था और साथ में बेखौफ दबंग भी था। हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। अब अगर नंबर को देखते हुए इस फ्रेंचाइजी को जज करने जाएंगे तो दबंग एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, पर अगर प्लॉट वाइज सेकंड और थर्ड पार्ट को देखने जाएंगे तो सेकंड पार्ट ठीक ठाक था, उतना ही मारो जितना के खुद बर्दाश्त कर सको। लेकिन थर्ड पार्ट इस पूरी फ्रेंचाइजी पे एक काले धब्बे की तरह है। एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा। हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। दबंग के नाम से बाकी के 2 पार्ट्स ने पैसे तो कमा लिए थे, लेकिन दोनों फिल्मों की असलियत सब जानते हैं। क्या देखा था हमारी आंखों ने। खैर, पिक्चर कैसी थी कैसी नहीं उससे हटके दबंग बनाने के पीछे क्या कुछ हुआ उस पे बात करते हैं। एंड सलमान के जिस चुलबुल पांडे को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, सलमान कभी इस फिल्म की पहली चॉइस थे ही नहीं, ना ही दबंग जैसी दिखती है वैसी बनने वाली थी। मतलब फिल्म में आइटम सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग एंड जो ग्लैमर है वो सब दबंग का हिस्सा होने ही नहीं वाला था। अभिनव कश्यप जो अनुराग कश्यप के भाई एंड दबंग के डायरेक्टर है, उनकी दबंग के लिए पहली चॉइस रणदीप हुड्डा थे, क्योंकि अभिनव कश्यप को एक रॉ, रफ एंड टफ एक्टर चाहिए था चुलबुल पांडे प्ले करने के लिए। लेकिन बात अभिनव कश्यप के अकॉर्डिंग नहीं बन पाई और उसके बाद हमें सलमान खान एज चुलबुल पांडे देखने को मिले, जिस रोल को उन्होंने एक तरह से कल्ट बना दिया। बस ये डरावना सपना नहीं दिखाना चाहिए था। पहली दबंग ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी बिहाइंड द सीन ऐसा क्या हुआ था जो अभिनव कश्यप ने सेकंड पार्ट बनाने का मौका आसानी से छोड़ दिया। सलमान खान के साथ अनुराग कश्यप और अभिनव कश्यप का क्या मैटर है वो किसी से छुपा नहीं है, तो आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बात है 2008 की, जब अभिनव कश्यप दबंग का आइडिया लेके अलग अलग एक्टर्स के पास जा रहे थे, जिसमें से जॉन अब्राहम भी एक थे। जॉन अब्राहम के अलावा किसी भी एक्टर का रेस्पॉन्स नहीं आया फिल्म के लिए। जॉन ने अभिनव को बोला वो अभी मायामी में है, वापिस आके बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ जॉन और अभिनव के बीच वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभिनव तब तक अरबाज खान से भी कॉन्टेक्ट में आ चुके थे। मैं फिल्म पिच कर रहा था तमाम एक्टर्स को। 2 people responded at the time. I reached out to a lot of people कि I have a script। तो उसमें अरबाज ने रिस्पॉन्ड किया था और एक जॉन इब्राहिम ने किया था। तो जॉन इब्राहिम ने मुझे कहा कि मैं मायामी में हूँ, शायद तब दोस्ताना की शूटिंग हो रही है। उसने कहा कि मैं आके मिलता हूँ, मैं भी यूएस में हूँ, तो 1 महीना लगेगा। और दूसरे थे अरबाज खान। अभिनव कश्यप ने अरबाज खान को छोटा सा प्लॉट सुनाया था फिल्म का, लेकिन तब तक अरबाज को ये नहीं पता था कि अभिनव कश्यप उन्हें मक्खी का रोल ऑफर करने वाले हैं। फिर जब अरबाज को मक्खी के रोल के बारे में पता चला तो अरबाज ने बोला लीड रोल क्यों नहीं। अभिनव ने बोला उसके लिए किसी और को सोचा है। अरबाज सोच के जवाब देने की बात करते हैं। 4-5 घंटे बाद अरबाज अभिनव को मक्खी के रोल के लिए ओके बोल देते हैं, बट वो एक कंडीशन भी रखते हैं कि अरबाज को फिल्म में प्रोड्यूस करने दी जाए। तो मैं अरबाज खान से मिला तो जल्दी में अरबाज खान ने मुझे 15 मिनट टाइम दिया। तो 15 मिनट में मैंने एक शॉर्ट नरेशन दिया, तो ही लव्ड इट। तो पर मैंने नरेशन कहानी सुनाई थी, मैंने ये नहीं बोला कौन सा रोल। तो उसने बोला आप कौन सा रोल में मुझे सोच रहे हो। मैंने कहा मक्खी। तो सर व्हाई नॉट चुलबुल। मैं कहा नहीं, आई हैव समवन एल्स इन माइंड। तो उसने बोला मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहूंगा। मुझे 4-5 घंटे बाद अरबाज का फोन आया कि सर मैंने पढ़ ली स्क्रिप्ट, मैं करने को तैयार हूँ मक्खी, एक शर्त पे। क्या आप मुझे फिल्म प्रोड्यूस करने दो। अभिनव कश्यप मान जाते हैं। अरबाज बोलते हैं कल सोहेल के घर आके एक बार उसे भी फिल्म का आइडिया सुना देना। अगले दिन अभिनव सोहेल के घर जाके उन्हें भी कहानी सुना देते हैं। सोहेल को भी अभिनव का आइडिया पसंद आता है। एंड फिर अरबाज और सोहेल अभिनव से पूछते हैं लीड रोल में किसे कंसीडर कर रहे हो। अभिनव रणदीप हुड्डा का नाम लेते हैं, लेकिन रणदीप हुड्डा के साथ अरबाज और सोहेल अग्री नहीं करते। वो किसी बड़े स्टार को लेने की बात करते हैं, क्योंकि रणदीप हुड्डा तब नए थे और उनके नाम से दबंग पे पैसे लगाने को कोई तैयार भी नहीं हो रहा था। तब अभिनव संजय दत्त और सनी देओल का सजेशन देते हैं, साथ में सलमान का आइडिया भी पिच करते हैं। आप मुझे प्रोड्यूस करने दो तो मैं फिल्म करने को तैयार हूँ। ठीक है, आई डोंट माइंड। फिर रात को मुझे मैसेज आया कि कल सुबह आप सोहेल के घर इतने बजे 8 बजे आ जाओ। तो मैं गया सोहेल के घर, मैंने स्क्रिप्ट नरेट की, सोहेल को भी अच्छी लगी। देन ही सेड मेन में आप किसको सोच रहे हो। तो उस वक्त मेरी रणदीप हुड्डा से बात हो रखी थी। मुझे थोड़ा रफ एंड टफ रॉ आदमी दिखने वाला आदमी चाहिए था। नहीं यार, रणदीप हुड्डा कौन पैसे लगाएगा, कोई
बड़ा हीरो सोच। और बाकी मुझे डिफिकल्टी हो रही थी फंड्स रेज करने में, रणदीप पे पैसे लगाने को बहुत लोग रेडी नहीं थे। तो मैं कहा यार वैसे तो सनी देओल, संजय दत्त बहुत अच्छे हैं, सलमान की भी बॉडी बड़ी अच्छी है, अगर वो टफ रोल कैरी कर पाएगा तो व्हाई नॉट सलमान आल्सो। एंड सलमान का नाम सुनते ही अरबाज और सोहिल मैदान में कूद पड़ते हैं। दोनों सलमान को आइडिया सुना के जवाब देने का बोलते हैं। कुछ दिन बाद अभिनव को जवाब मिल जाता है, सलमान डन है फिल्म के लिए। उसके बाद अभिनव को वीर के सेट पे सलमान को कहानी सुनाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ अभिनव कंफर्टेबल नहीं होते कहानी सुनाने के लिए, जिसके बाद सलमान अभिनव से बोलते हैं घर पर कर लेंगे ये काम। तो सलमान के नाम पे दोनों भाई कूद पड़े, अरबाज और सोहेल की। सलमान तुझे लगता है कर लेगा? मैं कहा उसको लगना चाहिए, मुझे तो लगता है कर लेगा। सो दे सेट अ कंडीशन, लेट्स नरेट इट टू सलमान, इट्स अप टू हिम, इफ ही लाइक्स इट वी लाइक इट। कुछ दिन गए बीते, एक दिन अचानक मैं सुबह उठा, मुझे एक एसएमएस था, डन। एक मैसेज आया रखा था, उसमें लिखा था सलमान खान। तो कहते हैं आओ, रात को हम लोग सब साथ बैठे थे, मैंने भाई को सुना दी कहानी एंड ही लव्ड इट एंड ही इज डूइंग द फिल्म। पर तुमको एक बार आके पूरा नरेशन देना पड़ेगा। एक बार मुझे वीर के सेट पे बुलाया, वीर की शूटिंग जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया। मुझे लगा यार यहाँ पे नरेशन देना पड़ेगा, भीड़ भाड़ में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो मैंने सलमान बैठे मेरे सामने, जिससे सलमान करता है ना, बस घूरा। फिर मैंने बोला सर बस एक रिक्वेस्ट है, नरेशन आज मत, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। कहते हैं आई नो होता है, विल डू इट एट होम। ऐसे करके अभिनव सलमान के घर जाते हैं, उन्हें कहानी सुनाते हैं। उनके फादर सलीम खान को भी सुनाते हैं। सबको कहानी अच्छी लगती है। फीमेल लीड के लिए अभिनव के दिमाग में कोई नाम नहीं होता, लेकिन एक दिन अभिनव को बोला जाता है अरबाज की तरफ से कि फिल्म की हीरोइन फाइनल हो चुकी है। भाई ने उसे ओके बोल दिया है। इसके लिए अभिनव की कोई भी राय नहीं ली जाती है, बस ये बता दिया जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। अब इसमें अभिनव को सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि हीरोइन अच्छे से हिंदी बोल पाती है या नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से अभिनव सोनाक्षी से मिलने के बाद सेटिस्फाई हुए थे। उसके बहुत बाद में एक दिन सलमान के घर पे बुला के मुझे कहा गया नरेट करो, तो मैं और नरेशन हुआ। फिर सलमान को एक जगह एक सीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसने कहा ये चेंज कर दे। थोड़ा उस पर डिस्कशन में मैंने कहा ठीक है चेंज कर दूंगा। फिर उनके डैडी आए सलीम खान, तो उनको बोला डैडी को वो सीन सुना, तो डैडी को सुनाए, उनको भी अच्छे लगे। हीरोइन मुझे बस एक दिन ढूंढ रहे थे ये लोग, अच्छा। और मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता था, मुझे बताया जाता। मुझे एक दिन अरबाज का फोन आया, उसने कहा सर हीरोइन मिल गई, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। कहते नहीं सर डिसीजन हो चुका है, भाई ने बोल दिया है, तो हीरोइन तो यही है। पर थोड़ा नर्वस था मैं, कौन है ये लड़की, कोई अंग्रेज तो नहीं होगी। तो मैंने जाके सोनाक्षी सिन्हा गूगल किया और फेसबुक पे ढूंढा, तो मैंने उसको फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी और बोला कि लेट मी ऐड, प्लीज ऐड मी, आई एम द डायरेक्टर, आई एम टोल्ड दैट यू आर द लीड लेडी। एंड देन आई सॉ हर पिक्चर्स और थैंकफुली मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। अब ये था कि हिंदी बोल पाती है कि नहीं, बट देन इवेंचुअली व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन सलमान्स हाउस, हिंदी में बात हुई, तो मैंने कहा ठीक है दिस इज वर्केबल। इतना ही नहीं, सोनाक्षी से पहले कटरीना को भी रज्जो का रोल थमा दिया था सलमान ने। वो तो खुद कटरीना ने रोल के लिए मना कर दिया था, वरना इमेजिन करके देखो रज्जो के रोल का क्या ही होता। क्योंकि उसके पहले हम कटरीना को नरेट करवा चुके थे ये लोग, हालांकि मुझसे किसी ने पूछा नहीं, वरना मैं ही रिजेक्ट कर दूं। कटरीना की इमेज थी एनआरआई फॉरेन, कटरीना बैठी थी तो मैंने नरेट किया। थैंकफुली शी रिजेक्टेड, थैंक यू कटरीना फॉर रिजेक्टिंग द बग, यू सेव्ड इट। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती गई वैसे वैसे अभिनव को समझ आने लगा था कि सलमान खान एंड फैमिली के साथ जुड़ के उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि अभिनव की एज अ डायरेक्टर एक भी नहीं सुनी जाती थी। बस उन्हें ऑर्डर दिया जाता था कि ये ऐसे ऐसे होगा, वरना मैं मूवी नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, क्योंकि तब तक मूवी आधी बन चुकी थी एंड अभिनव बीच में फंस चुके थे। तो इसलिए इन लोगों ने दबंग की मेकिंग के टाइम मुझे बहुत हैरास किया, क्योंकि फिल्म का जो टॉकी कंटेंट था वो तो फर्स्ट शेड्यूल में हो गया था और फिल्म इनकी उम्मीद से ज्यादा अच्छी बन रही थी। उसके बाद बदतमीजियां शुरू हुई मेरे साथ। तब तक ये बड़े मीठा मीठे मैनेज करके चलते थे और काम अच्छा हो रहा था। जब देख लिया तब इन्होंने बदतमीजी शुरू की। कैसे, क्या ऑन ट्विस्ट करना कि यहाँ पे एक्शन सीन होगा, कुछ भी कर लो होगा, मैं शूटिंग पे नहीं आऊंगा, जिद करना, नाटक। कोई भी एक्टर ना जब कंटिन्यूटी में फंस जाता है उसको मालूम है कि अब मुझे निकाला नहीं जा सकता। इसको ये लोग बोलते हैं अब रजिया गुंडों में फंस गई। तो मैं फंस गया था, आधी फिल्म बन गई। अब इन्होंने बदतमीजी शुरू करके आर्म ट्विस्ट करना शुरू किया मुझे कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। बट द फैक्ट इज मेरे लिए फर्स्ट फिल्म का बाहर आना बहुत जरूरी था। अब देखो ये बात तो सबको पता है कि सलमान खान कितना ज्यादा फिल्म में अपना इंटरफेयर करते हैं। उनके लिए कुछ और ही सोचा जाता है, लेकिन वो अपनी चला के सीन को ही पूरी तरह से बदल देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। चुलबुल पांडे का कैरेक्टर पूरी तरह से सलमान खान एंड फैमिली ने मॉडिफाई किया था, ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि अभिनव ने दबंग को जैसा बनाने का सोचा था एक्चुअल में दबंग उससे अलग थी। अभिनव कश्यप फिल्म को डार्क एंड आर्टिस्टिक तरह से बनाना चाहते थे। दबंग फिल्म की बात हो रही है तो जो चुलबुल पांडे का किरदार है उसका क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है। कोई कहता है कि दिलीप शुक्ला जी ने डिजाइन किया था, कोई कहता है कि सलमान खान ने इनपुट्स दिए थे। वन ऑफ द इंटरव्यू में अरबाज का देख रही थी तो अरबाज एंड सलमान बोथ, तो उन्होंने कहा था कि आप स्क्रिप्ट लेकर गए थे दबंग की, वो एक आर्टिस्टिक फिल्म और डार्क फिल्म की तरह थी, उसमें ग्लैमर नहीं था, गाने नहीं थे, तो जितने भी उसके अंदर सजावट के काम किए हैं वो सलमान एंड फैमिली के ही इनपुट्स थे। अगर वो कहते हैं गाने नहीं थे तो सच बात है। गाने जो मैं फिल्म बनाने निकला था लिपसिंग गाने नहीं थे, बैकग्राउंड स्कोर के लिए थे। उन्होंने बोला नहीं गाने डालेंगे। जब मैं समझ गया कि गाने डालने हैं तो देन आई क्रिएटेड दैट स्पेस। कुछ सीन्स थे जिनको मैंने कन्वर्ट करके म्यूजिकली कहा, वो सारा काम तो मैंने किया। इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे सीन्स में कोई भी एक्टर आता है इंप्रोवाइज करता है, कोई चेंजेस करता है, या कहता है सलमान का क्या है, सलमान कहता है मैं ही नहीं करूंगा, जो तुझे अच्छा लगता है तू कर। यही बात कहने का ये भी तरीका है। वो सारे ऑप्शंस तो मैं खड़ा करता हूँ। तो इसमें अरबाज ने क्या कर लिया, अरबाज गधा है, वो निकम्मा है, चोर है,
उसको कुछ नहीं आता। सोनू सूद की कास्टिंग ही अभिनव कश्यप के अकॉर्डिंग हुई थी बस, जिनको लेके सलमान थोड़ी इनसिक्योर थे बिकॉज ऑफ सोनू सूद फिजिक। मेरी तरफ से एक ही रोल सजेस्टेड था, सोनू सूद। तो विलन में आई वांटेड समवन हु लुक्स स्ट्रॉन्गर देन सलमान फिजिक वाइज, एंड आई न्यू सोनू हैड अ गुड फिजिक एंड सलमान वाज नॉट वेरी कीन, ही वाज वेरी इनसिक्योर क्योंकि सोनू की बॉडी अच्छी थी और मैंने काफी इंसिस्ट किया कि ना विलन आपसे स्ट्रॉन्ग दिखेगा तब आप उसको मारोगे तो अच्छा लगेगा, आपसे कमजोर क्या फुसकी लोगों तो कोई भी मार देता है। तो फाइनली ही वाज कन्विंस्ड एंड ही एग्रीड फॉर सोनू। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अभिनव कश्यप ने जो स्टेटमेंट दी है दबंग को लेके वो गलत है, क्योंकि वो जिस तरह की बातें बोल रहे हैं सलमान खान एंड फैमिली को लेके, उससे नजर आ रहा है वो कितने ज्यादा भरे हुए हैं अंदर से। मतलब कुछ तो गलत हुआ होगा ना उनके साथ पास्ट में। कोई किसी के बारे में इतना कड़वा बोल के अपना नाम क्यों ही खराब करना चाहेगा। ये मैटर कंफ्यूजिंग तो बन चुका है। एक तरफ अभिनव कश्यप अपनी बात रखते हैं एंड दूसरी तरफ सलमान खान एंड फैमिली अपनी। कौन सच बोल रहा है कौन नहीं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बस ये याद रखना, बॉलीवुड में किसी की भी सलमान खान से पंगा लेने की हिम्मत नहीं होती, वरना उसके करियर पर बात आ जाती है। ऐसे में पहले अनुराग कश्यप और फिर अभिनव कश्यप ने गट्स दिखाए सलमान खान के अगेंस्ट में जाने के। करियर तो खैर दोनों का ही ओवर हो चुका है बॉलीवुड में, लेकिन दोनों ने अपने करियर के बारे में ना सोचते हुए अपनी बात रखी, ये बहुत बड़ी बात है। रिसेंट में सलमान खान ने भी अभिनव कश्यप की स्टेटमेंट पे रिएक्ट किया था कि कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ काम किया करो। काम मिला क्या? सिकंदर के लिए AR मुर्गादोस ने भी बोला है सलमान लेट आते थे, उनके साथ काम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब AR मुर्गादोस का करियर खतरे में इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो बॉलीवुड फिल्मों के डायरेक्टर नहीं है, उनका मेन मार्केट साउथ है एंड वहाँ सलमान कुछ नहीं कर सकते। वैसे AR मुर्गादोस की स्टेटमेंट को लेके बोल सकते हैं कि वो अपनी बात से खुद पलट गए, क्योंकि सिकंदर के प्रमोशन के टाइम पर उन्होंने खुद बोला था इंटरवेल ब्लॉक एंड क्लाइमैक्स बैंगर होने वाला है। ये वो ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए था AR मुर्गादोस को अपनी फिल्म आने से पहले, क्योंकि अब जब फिल्म अपने ट्रैक से बाहर चली गई तो आप उसके फेल होने का इल्जाम सलमान खान पर डाल रहे हो। अब यहाँ तो नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात अप्लाई होती है। फिल्म आने से पहले बहुत कुछ बोल दिया, अब जब फिल्म खराब हो गई तो दूसरों पर थोप रहे हो। सलमान ने AR मुर्गादोस को भी आंसर दिया है, बस फर्क इतना है दोनों डायरेक्टर्स ने सलमान का नाम लेके उन्हें पॉइंट आउट किया है, लेकिन सलमान ने इनडायरेक्ट वे में जवाब दिया है। जब दबंग ब्लॉकबस्टर बन गई थी तो उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए अभिनव के अलावा किसी दूसरे की तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं था। अरबाज खान की तरफ से अभिनव को सेकंड पार्ट ऑफर किया गया था, लेकिन अभिनव ने मैसेज के थ्रू अपना रीजन बता दिया था कि मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। Honestly, I had no intentions of, I had not thought about directing it. It fell into my lap because of circumstances. And how it happened is that when Dabangg 1 almost was getting completed, Abhinav and we had some professional differences and all that stuff, and on a very nice way we kind of parted ways. We just felt that even though we have certain differences, it's the right thing to approach him only to direct it because he came with the idea, it was his story, he directed it. It was not fair to just kind of hijack the project and do it by ourselves. We approached him, I approached him, I had a very good rapport with him even after all that, and I met him and I gave him this proposal and he very categorically said that he said give me some time. 10 days later he sent me a long SMS, give me a whole load of reasons why he's not keen on doing the film and how he wouldn't want to work with us or whatever. अब सोच के देखो दबंग के टाइम पर कुछ तो गलत हुआ होगा ना अभिनव कश्यप के साथ, तभी तो उन्होंने सेकंड पार्ट डायरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। दबंग के लिए अभिनव को जो अमाउंट ऑफर किया गया था वो भी अभिनव को नहीं मिला था। बदले में अभिनव से बोला गया था कि बाकी अमाउंट की आपको कार गिफ्ट कर देंगे। कार मिली अभिनव को, पर आज तक वो कार अभिनव के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई है, ऐसा अभिनव ने ओपनली बोला है। आप फिल्म के लिए पैसे कितने लोगे? मैंने हाथ जोड़ के बस से कहा था सर मेरी आप फिल्म बनवा रहे हो, मैं आपसे कभी 1 रुपया नहीं मांग सकता, तो आप जो तय करोगे वो मैं खुशी से लूंगा। और सोहेल ने डिसाइड किया आई विल पे यू वेल, विल पे यू 51। आई वाज वेरी हैप्पी, इट वाज अ गुड अमाउंट। जब फिल्म ऑलमोस्ट खत्म हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन चालू था, तब उन्होंने एक दिन बोला कि सर पेपर वर्क कर लेते हैं। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट हर पेज पे इनिशियल्स डाल रहा था, तो क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, जिस पेज पे अमाउंट लिखा रहता है सैलरी, मैं उस पेज पे ऐसे ही स्कैन किया तो फिगर्स दिखे कि उसमें 30 लाख लिखा था। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए ठहरा बिकॉज़ आई प्लान कि मेरे पास ये पैसे आने वाले हैं, तो 1 सेकंड के लिए पन्ना पलटने में थोड़ा सा मैं रुका। तो अरबाज सॉ दैट अब आप मुझसे बहस करोगे कितने पैसे लेने हैं? नहीं सर, मैं चुपचाप साइन किया, आगे पन्ना पलटता रहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया। मेरी कॉपी मुझे आज तक नहीं मिली है। ऑफिस के बाहर चला गया सिगरेट पीने, तो अरबाज को कुछ गिल्ट हुआ होगा, भाई बाहर आया, कहता आप सोच रहे होगे मैंने 51 बोला था 30 क्यों कर दिया? कहता अरे सर आपको 21 लाख की गाड़ी दे देंगे। फिर फिल्म रिलीज हुई, हिट हो गई, सब हो गई, तो इन्होंने मुझे 21 लाख की गाड़ी खरीद के दी। फिर कुछ 1 आध महीने बाद गाड़ी के पेपर्स आए, तो गाड़ी आज भी अरबाज खान के नाम पे है, मेरे घर के पास सामने खड़ी होकर सड़ रही है। 8 साल से मैं उस गाड़ी को चलाता नहीं हूँ, मैं भी वेट करता हूँ क्या जाने कब मांग ले भिखारी कि मेरी गाड़ी वापस कर तो दे दूंगा, ले जा। तो वो गाड़ी आज भी उसके नाम पे है। आपके नाम पे रजिस्टर भी नहीं है। दबंग का साउथ में भी रीमेक बन चुका है पवन कल्याण के साथ, एंड रीमेक बनाने के लिए राइट्स खरीदने पड़ते हैं। मेकर्स ने राइट्स खरीदे तो सही, पर अभिनव के पास राइट्स का एक भी पैसा नहीं पहुंचा। हाँ, साउथ में रीमेक बनाने वाले मेकर्स के लिए अभिनव ने बोला है उन्होंने मुझे क्रेडिट जरूर दिया था। दबंग का जो आइडिया कॉन्सेप्ट है, जो दबंग ब्रांड है, इस पे कब्जा करके लोग बैठे, क्योंकि दबंग फिर ना 2 लैंग्वेजेस में रीमेक हुई, तो रीमेक में आप रीमेक राइट सब किसी को बेचते हो, क्या बेचते हो? स्क्रिप्ट। वो तो मैंने लिखी थी और उन लोगों ने मुझे क्रेडिट भी दिया, उसके पैसे ही खा गए, मुझे कोई आज तक 1 रुपया नहीं मिला। पर बदले में जो पैसे आए
वो तो अरबाज खान ने गप। दबंग 2 से अलग होने के बाद अभिनव की अगली फिल्म 2013 में आती है बेशरम, जिसको लेके डबल पंगे होने लगे थे अभिनव के साथ। उनकी फिल्म को बनने से रोका जा रहा था। पहले 2 प्रोडक्शन हाउस को क्लियर बोला गया था कि इसके साथ काम नहीं करना है। ऐसा करते करते फाइनली रिलायंस बीच में आया एंड उसने फिल्म पर पैसा लगाया, लेकिन फिल्म का क्या हाल हुआ था बताने की जरूरत नहीं है। पर फिल्म को गिराने के लिए पैसे खर्च किए गए थे, ऐसा रिलायंस वालों ने अभिनव को बताया था। कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस ये पता लगाया था रिलायंस ने कि जानबूझकर फिल्म को डाउन किया जा रहा है। एक फिल्म साइन की थी श्री अष्टविनायक के साथ। जी। अरबाज खान ने धमकी दे दी राजनेता को कि भाई हम काम नहीं करने देंगे, तुमने हमारा डायरेक्टर तोड़ दिया, ये वर्ड थे। तो उन्होंने धमकी देके डराया धमकाया। तो मुझे राजबाबू ने फोन किया और बोला कि यार अभिनव, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमको काम करना है। 1 साल ये चला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होने में, और फिर जब स्क्रिप्ट हो गई बेशरम, रणवीर ने हाँ कह दिया, सब हो गया। तो देन आई लुक्ड एंड देन लास्ट में रिलायंस एंटरटेनमेंट केम इनटू द पिक्चर। फिर रिलायंस एंटरटेनमेंट ने फिल्म बनाई। तो ऐसा हुआ था पूरा, और वो एक ही फिल्म थी जो एंड में बेशरम बनी। बट इट टेक्स अ व्हाइल, मुझे समझ में आने में वक्त लगा कि ये सब ऑर्गेनिकली मेरे साथ गलत नहीं हो रहा है, ये करवाया जा रहा है, और ये सब करवाने वाली ये फैमिली है सलमान खान की। बेशरम रिलीज हुई थी तो बहुत ट्रोलिंग हो रही थी। तो रिलायंस के लोगों ने अपने लेवल पे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया था, और मुझे तब बताया गया था कि अभिनव ये ऑर्गेनिक नहीं है, हमने पता किया है, 12 लाख रुपए खर्चे गए आपकी फिल्म को गिराने के लिए। और फिर आगे अभिनव के सारे प्रोजेक्ट्स बंद होते गए। लेकिन अभिनव का कहना है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सलमान ने उनका करियर बर्बाद किया है। उन्होंने बोला है कि प्लान करके उनकी फिल्मों को बंद करवाया गया है। वैसे दोनों का मतलब तो एक ही होता है, पर यह कंट्रोवर्सी कितनी आगे तक जाएगी देखते हैं, क्योंकि अगर अभिनव आगे और भी इंटरव्यूज देते हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि सलमान पर अपना प्यार बरसाने से खुद को रोक पाएंगे वो। अभिनव को सीरियस धमकियां तक मिली थी, जिसका उन्होंने प्रूफ भी दिखाया था, लेकिन उनको पता नहीं था धमकी देने वाला कौन है। धमकियां प्राइवेट नंबर से आ रही थी। जब अभिनव ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई तो धमकियां आना बंद हो गई। अभिनव को भी समझ नहीं आया पुलिस ने ऐसा क्या किया जो अचानक धमकियां आना बंद हो गई। ना पुलिस ने अभिनव को धमकी के पीछे कौन है ये बताया, पर अभिनव ने अंदाजा लगा लिया था कि कौन है इन सबके पीछे। दबंग के सेट पे सलमान अभिनव को लोड़ू बुलाते थे। अनुराग कश्यप की लेटेस्ट फिल्म निशांची को प्रमोट करते हुए सलमान को देखा गया था। इस पे अभिनव ने बोला सब दिखावा है, वो दिखाना चाहता है वो कितना महान इंसान है, एनकरेज करता है दूसरों को वगैरह वगैरह। दबंग 2 से अभिनव के आउट होने के बाद अनुराग कश्यप ने सलमान को क्रिटिसाइज करते हुए बोल दिया था कि अपने भाई को डायरेक्टर बना ले, एंड उसके बाद अनुराग ने ट्वीट डिलीट कर दिया था। ये थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, जिसके लिए अभिनव ने अरबाज से माफी भी मांगी थी, क्योंकि अनुराग को लगा था कि अभिनव को दबंग 2 से निकाला गया है, लेकिन अभिनव ने खुद फिल्म को छोड़ा था। ये सब कब ओवर होगा पता नहीं, लेकिन जब अभिनव से पूछा गया सलमान और आपके बीच की सारी कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी, तो अभिनव ने बोला सलमान मेरे पास घुटनों पर चलकर आए, उसने मेरे जो 15 साल बर्बाद किए हैं उसके लिए मुझसे माफी मांगे, तब मैं सोचूंगा माफ करना है या नहीं, बाकी तलवे चाटेगा ये सब भी बोल दिया है अभिनव ने। तो बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट से दिए हैं अभिनव ने। हाँ, लेकिन सलमान और अपने बीच में शाहरुख और आमिर को घसीटने की क्या जरूरत थी, उन्होंने तो कभी कुछ ऐसा बोला भी नहीं है किसी के बारे में। बाकी इस पूरी कंट्रोवर्सी पे आपका क्या कहना है, कौन सही कौन गलत, इस पे अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाय।